दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीएम को लेकर। वह ईवीएम जो पूरे मतदाताओं के मत को अपने अंदर समेट कर रखती है। इसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की होती है और केवल जवाबदेही ही नहीं बल्कि सभी मतदाताओं के या सभी विपक्षी पार्टियों के शंकाओं को दूर करना भी इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है। तो आखिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है और विपक्षी पार्टियां जो 2019 लोकसभा चुनाव में 60% वोट पाई थी, उनके बार बार शिकायत करने पर और उनके बार बार इलेक्शन कमीशन से मिलने की गुहार को आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों टालता जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे आखिर 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में सनातन धर्म के सर्वोच्च चारों धर्म गुरुओं या कहले पूरे भारत के चारों पीठों के शंकराचार्य क्या सच में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, और यदि नहीं शामिल हो रहे हैं तो उनके द्वारा तर्क क्या दिया जा रहा है। क्या सच में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विरुद्ध किया जा रहा है। आखिर शंकराचार्य के मत के अनुसार रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि तब तक राम मंदिर का निर्माण भी हो जाता। और उसके बाद बात करेंगे आखिर मायावती गठबंधन के साथ मिलकर किस तरह सत्ता पक्ष के लिए कड़ी चुनौती बन सकती है, और आखिर कांग्रेस मायावती और सपा को एक साथ क्यों लाना चाहती है, और क्या सपा भी यह बात समझ चुकी है कि यदि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के नाम पर भाजपा जो जबरदस्त ध्रुवीकरण करेगी, क्या उसकी टक्कर देने का एकमात्र रास्ता यही है कि गठबंधन को मजबूत किया जाए और प्रत्येक राज्य में बीजेपी से अधिक सीटें निकाली जाए। नहीं तो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 भी सपा और बसपा के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। दोस्तों, चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधनों द्वारा बार बार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन हमें 50 ईवीएम दे और उसे हम हैक करके दिखाएंगे कि किस किस प्रकार से ईवीएम से फ्रॉड किया जा सकता है। उस दौरान उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया और इंडिया गठबंधन की तरफ से जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा कि ईवीएम और वीवीपैट सभी पार्टी को एक गंभीर चिंता का विषय है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि विपक्षी पार्टियां 2% वीवीपैट पर्चियों के बजाय 100% पर्चियां की गिनती करने पर मांग कर रही हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि विपक्षी दल भी कभी न कभी सत्ता में थी और जनता द्वारा चुनी गई थी, और विपक्षी दलों में से ही कई बार प्रधानमंत्री भी बने और कई बार मुख्यमंत्री भी बने, और जिन पार्टियों ने देश को कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए हैं, आज उन्हीं के शंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग के पास समय क्यों नहीं है, जबकि ईवीएम के दौर में भी यही विपक्षी दल 60% वोट हासिल की थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक वे सीटें नहीं निकाल पाई। और इस प्रकार यदि उनके मन में कोई संशय है तो चुनाव आयोग उनके संशय का समाधान क्यों नहीं कर रहा है। क्या चुनाव आयोग केवल सत्ता पक्ष के लिए है और विपक्षी दलों की चिंताओं का उसके पास कोई जवाब नहीं है। जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यस वाई कुरैशी बोल रहे हैं कि यदि मैं इस समय चुनाव आयुक्त होता तो विपक्षी दलों से जरूर मुलाकात करता और उनके सारी चिंताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करता। लेकिन वर्तमान चुनाव आयुक्त क्या जानबूझकर विपक्षी दलों से नहीं मिलना चाहते? क्या वह जानते हैं कि विपक्षी दलों के प्रश्नों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है? क्या वास्तव में ईवीएम के अंदर गोलमाल है, और नहीं है तो विपक्षी दलों को इलेक्शन कमीशन द्वारा गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आखिर देश के मतदाताओं का मत उसके इच्छानुसार ही पड़ रहा है या फिर मशीन के अंदर कोई और खेल हो रहा है? लोगों की शंका का समाधान आखिर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? अब चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। दोस्तों, जब तक विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा केवल चुनावी एजेंडा है, तब तक लगता था कि यह एक राजनीतिक हिस्सा है। लेकिन यदि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं द्वारा यह बात कही जाए तो क्या इस पर ध्यान नहीं देना जाना चाहिए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार एक ट्रस्ट बनाए और उसे राम मंदिर निर्माण की जिम्मेवारी दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी की बात कही थी, लेकिन सरकार ने ट्रस्ट बनाया और आरएसएस के चंपत राय को ट्रस्ट का मुखिया भी बना दिया। मंदिर भी निर्मित होने के कगार पे है, लेकिन अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। और शंकराचार्य जी के अनुसार जब तक किसी मंदिर के शिखर का निर्माण नहीं हो जाता और शिखर के कलश का पूजा विधि विधान से ना हो,
तब तक प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार नहीं होता है। खैर, ट्रस्ट और आरएसएस का मानना है कि राम मंदिर पर रामानंद शाखा का अधिकार है, और इस पर भी शंकराचार्य ने कहा है कि यदि रामानंद शाखा का अधिकार है तो वहां ट्रस्टों का क्या काम है। मंदिर निर्माण करके राम मंदिर को रामानंद शाखा को सौंप दे और उनको उनके अनुसार पूजा पाठ करने दे। शंकराचार्य के परम शिष्य का तो यहां तक कहना है कि नेताओं का काम है कि लोगों को बांटकर राजनीति करना, और अब धर्म में भी रामानंद शाखा और शंकराचार्य को बांट रहे हैं, जबकि सनातन धर्म की कोई भी शाखा हो, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी संप्रदायों के मुखिया शंकराचार्य ही होते हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए सत्ता में आने के लिए राम मंदिर ही एक सहारा बचा है, जिसके कारण राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी का ना करके जल्दीबाजी में 22 जनवरी को ही कर दे रही है। क्या राम मंदिर के अलावा जन कल्याणकारी नीतियों पर सरकार का भरोसा नहीं रहा, जिसके प्रचार के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? अगर अपने जन कल्याणकारी काम पर सरकार को इतना ही भरोसा है तो आखिर आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब चलिए बात कर लेते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन में मायावती के एंट्री को लेकर। दोस्तों, बात तो सही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, और जाए भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें जो हैं, और बीजेपी के पहले उत्तर प्रदेश में सपा भी कई बार सत्ता में रही है और बसपा भी कई बार सत्ता में रही है, और दोनों पार्टियों की पकड़ अपने अपने मतदाताओं पर जबरदस्त है। और यदि इस समय इंडिया गठबंधन में मायावती कूद जाती हैं तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि तमाम प्रदेशों के दलित वोटों को अपने पक्ष में कर सकती हैं, और शायद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसीलिए बीएसपी को शामिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यदि मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो फिर भाजपा हर हाल में सत्ता से बाहर हो सकती है। और सवाल है कि क्या सारी पार्टियां यह जान चुकी हैं कि यदि इस समय एकजुटता नहीं दिखाएंगे और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह अलग अलग रहेंगे तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां सत्ता पक्ष के इशारे पे चल रही हैं, 2024 के बाद सभी पार्टियों का अस्तित्व नाम मात्र ही रह जाएगा, या हो सकता है कि सभी पार्टियां पूरी तरह समाप्त ही हो जाएं। और क्या ऐसे समय में जब सारी सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारों पर नाचने लगेंगी तो क्या कभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।